आज का जो प्रेजेंटेशन होगा वो टास्क एनालिसिस या कार्य विश्लेषण के ऊपर होगा और इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट और प्रोसेस ऑफ टास्क एनालिसिस के बारे में समझेंगे। मेनली टास्क एनालिसिस किसी भी फील्ड में किसी भी क्षेत्र में किया जा सकता है। जनरली आप अपने दैनिक जीवन में भी टास्क एनालिसिस करते हैं। जब कोई सामान्य सी सामान्य कार्य दैनिक दिनचर्या की कार्य आपको करना होता है तो आप उस कार्य को करने के लिए पहले उसको विश्लेषित करते हैं। ये अलग बात है कि आप उसके हैबिचुअल हैं तो आप एनालिसिस जल्दी करके वैसे ही अपने कार्य को परफॉर्म करते हैं। टास्क आपकी एनालिसिस करने के पश्चात आप उस टास्क को फाइनली टच देते हैं। यहाँ पर जो टास्क एनालिसिस है आपके पेपर से संबंधित उसने उसमें मेनली आपकी प्लानिंग ऑफ टीचिंग से संबंधित है कि जब आप शिक्षण कार्य कर रहे होंगे, शिक्षण की जब आप योजना बनाते हैं तो शिक्षण की योजना में ही कार्य का विश्लेषण, शिक्षण क्या है, एक कार्य है जो शिक्षक कक्षा कक्ष में करता है, या तो वास्तविक कक्षा कक्ष में या फिर आभासी कक्षा कक्ष में। तो जब शिक्षक शिक्षण कार्य को परफॉर्म करता है तो वहां पर अपने कार्य को कैसे विश्लेषित करेगा ताकि वो अपने उपलब्धि को प्राप्त कर सके, जो उसने उद्देश्यों को बना रखा है उसको प्राप्त कर सके। इसलिए इसके लिए शिक्षक अपने कार्य की एनालिसिस करता है, टास्क की एनालिसिस करता है। आज हम लोग देखेंगे इसकी कि टास्क एनालिसिस का कॉन्सेप्ट क्या है और इसकी प्रोसेस क्या है। कैसे टास्क एनालिसिस हम एजुकेशन की फील्ड में जब हम टीचिंग की प्लानिंग कर रहे होते हैं तो हम टास्क एनालिसिस कैसे करेंगे। जो टास्क एनालिसिस की प्रोसेस है इसमें आप किसी भी कार्य को, चाहे वो शिक्षण का हो, इवन अधिगम का हो, या फिर किसी कार्य को करने के लिए जो भी आप कोई भी कार्य यदि आप करते हैं तो आप उसको छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे यदि आपको मान लीजिए कोई काम करना होगा तो उसके छोटे छोटे भाग को, जैसे मान लीजिए आपको पोस्ट करना है, कोई कोई भी लेटर आपको पोस्ट करना है तो लेटर पोस्ट करने के लिए उसको पहले आप छोटे छोटे भाग में करेंगे। पोस्ट कार्ड लेंगे या अंदर देसी लेंगे या हमारे ये कागज लेंगे, लिफाफा लेंगे, उसमें लिखेंगे, उसको चिपकाएंगे, चिपकाने के बाद उस पर एड्रेस लिखेंगे, अपना प्रेषक का नाम लिखेंगे, फिर पोस्ट ऑफिस जाएंगे, फिर उसको पोस्ट करेंगे, पैसे देंगे, टिकट लेंगे। ये कई कंपोनेंट्स में आप किसी कार्य को डिवाइड करते हैं। तो टास्क एनालिसिस यही है, यह एक प्रक्रिया है जिसमें आप किसी भी कार्य को उसके छोटे छोटे घटकों में आप विभाजित करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेसली, चेतन अवस्था में या अचेतन अवस्था में टास्क एनालिसिस को कार्य को जरूर करता है। आप एवरी डे की लाइफ में भी इसको आप करते हैं। जब आप किसी भी कार्य को करते हैं तो कैसे उसको आप सीख सकते हैं, किस तरह से आप उसको कर सकते हैं, इस पूरे प्रोसेस को टास्क एनालिसिस के अंतर्गत रखा जाता है जब हम एजुकेशन में इसकी मेनली बात करते हैं। और टीचिंग जो है, ये जो टीचिंग की लाइफ स्किल है, जो जीवन कौशल 10 तरह के WHO ने जीवन कौशल बताए हैं, इसमें टास्क एनालिसिस एक फंडामेंटल टूल है टीचिंग के लिए। क्योंकि शिक्षण का कार्य जब आप पूर्व नियोजित अवस्था में करते हैं और शिक्षण को आप गोल ओरिएंटेड टास्क के रूप में लेकर के चलते हैं तो शिक्षण का जो कार्य है उसके अंतर्गत टास्क एनालिसिस बहुत जरूरी है। यदि आप किसी कक्षा कक्ष में शिक्षण कार्य करने जा रहे हैं और यदि आप अपने कार्य का विश्लेषण नहीं करेंगे तो आप कक्षा में उल जुल चीजें प्रस्तुत करेंगे। यदि आपने अपने कार्य का अच्छे से विश्लेषण किया है कि कौन कौन से कार्य आपको अपनी कक्षा कक्ष में परफॉर्म करने हैं तो उस स्थिति में आपका जो कम्युनिकेशन होगा, संप्रेषण होगा, वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली होगा। जब लाइफ स्किल के टास्क को हम इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं कि शिक्षण के कार्य को आप जीवन कौशल के अंतर्गत लेकर के आते हैं, क्योंकि शिक्षण में बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है कम्युनिकेशन का। यदि आप अपनी कक्षा से अपना संप्रेषण अच्छा रखते हैं, आपके संप्रेषण के दौरान विद्यार्थी
विद्यार्थी और शिक्षक के बीच और शिक्षक और विद्यार्थी के बीच यदि कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है, प्रभावशाली होता है, तो आप अपने गोल को अचीव करने में काफी हद तक सफल होते हैं। तो कैसे आप अपने इस लाइफ कौशल को, स्पेसिफिक लाइफ कौशल को, टास्क को आप इंट्रोड्यूस करेंगे अपने शिक्षण कार्य में, ये टास्क एनालिसिस के माध्यम से ही आप जान सकते हैं। इसमें आप फॉरवर्ड चेनिंग या बैकवर्ड चेनिंग की व्यवस्था के आधार पर टास्क एनालिसिस को आप रिटेन करते हैं। आगे जा करके फॉरवर्ड चेनिंग का मतलब हो गया अग्रगामी। आप बहुत से टास्क एनालिसिस को लिखते हैं, आगे जा करके फिर आपको लगता है कि नहीं ये चीज आपको बताना होगा, तो आप पुनः पीछे भी बैकवर्ड चेनिंग के माध्यम से भी आप अपने टास्क को लिखने का कार्य करते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके कंटेंट के ऊपर कि फॉरवर्ड चेनिंग करना है या बैकवर्ड चेनिंग करनी है। एक अच्छे टास्क एनालिसिस को आप तब अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं पूरे काम को जब आप उसको एक रिटन लिस्ट बनाएं। अर्थात आपको क्या क्या चीजें करनी है उसकी जब आप सूची बनाएंगे, उसके किए गए कार्यों के जो विभिन्न कंपोनेंट्स आपने डिवाइड किए हैं, उस कंपोनेंट्स की यदि आप सूची बनाते हैं, तो उस स्थिति में आप एक अच्छा कार्य विश्लेषण प्रस्तुत कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप कार्य को निष्पादित करके अपने गोल को, आप अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। टास्क एनालिसिस केवल बस ये नहीं कह सकते कि बच्चों के लिए ही है, अर्थात जो विद्यार्थी कक्षा कक्ष में पढ़ रहे हैं केवल उन्हीं के लिए ही जरूरी नहीं है या उनके लिए ही नहीं बनाया गया है। शिक्षक जो है या सपोर्टिंग स्टाफ है वो भी लर्निंग में कहीं ना कहीं टास्क को परफॉर्म करता है। मतलब हर व्यक्ति, वो शिक्षक से लेकर के अगर एडमिनिस्ट्रेटर है या सोसाइटी में कोई मेंबर है, इवन आपके डिपार्टमेंट की यदि कोई सपोर्टिंग स्टाफ है, तो वो भी अपने कार्य को निष्पादित करने के लिए कार्य का विश्लेषण करते हैं। जो विभागाध्यक्ष होता है वो विभिन्न कार्यों को कराने के लिए कंफर्टेबल व्यक्ति को उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए देता है कि कौन व्यक्ति किस कार्य को किस तरह से अच्छे से निष्पादित कर सकता है। वो टास्क उसको देकर के अपने कार्य को पूर्ण रूप से निष्पादित करने का कार्य करता है। जनरली जो टास्क एनालिसिस का आप अगर बात करें तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन या स्पेशल एजुकेशन से काफी समानता रखता है, जहां पर साइक्रोमेटिक टेक्निक के माध्यम से ऐसे बच्चों को जो अपने दैनिक जीवन के कार्य को भी नहीं कर पाते हैं, जैसे कोई अगर डाउन सिंड्रोम से काज किया हुआ कोई चाइल्ड है या कोई बहुत ही मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड है और वो अपने दैनिक जीवन के कार्य को भी नहीं कर सकता, वो अपना ब्रश नहीं कर सकता, अपने शर्ट की बटन नहीं बंद कर सकता, वो अपने चप्पल जूतों को ठीक से नहीं पहन सकता है, तो ये छोटे, क्योंकि उनकी जो मेंटल लेवल है वो अपनी एज की मेंटल जो कैपेबिलिटी होती है उससे कम होती है, तो उनको इन छोटे छोटे टास्क को, ये उनके लिए एक टास्क है। बटन बंद करना उनके लिए एक टास्क है, वो भी नहीं जानते कि बटन को कैसे काज में लगा करके बंद करते हैं, वो नहीं जानते कि ब्रश कैसे करते हैं। तो इन सारे दीज आर द साइकोमेट्रिक टेक्निक। आप इसमें कुछ साइकोमेट्रिक टेक्निक का प्रयोग करते हैं, कुछ टेस्ट का डेवलपमेंट करके उनके साइकोमेट्रिक टेक्निक को डेवलप करते हैं और धीरे धीरे उस प्रोसेस को आप प्रयोग करके उनको स्पेसिफिक रोल में निपुण करते हैं। उनको बटन बंद करने सिखाते हैं, उनको ब्रश करना सिखाते हैं, उनको शर्ट पहनना सिखाते हैं, उनको चप्पल जूता पहनना सिखाते हैं, या छोटे छोटे बच्चों को जब आप पेंसिल पकड़ना, कलम पकड़ना, लिखना सिखाते हैं। तो दीज आर द सम बेसिक टास्क विच यू कैन परफॉर्म इन स्पेशल एजुकेशन। और स्पेशल एजुकेशन के टास्क एनालिसिस से ही लेकर के उसको टीचिंग में सम्मिलित किया गया, जब शिक्षक अपने किसी भी कक्ष के शिक्षण के दौरान अपने कार्यों का विश्लेषण करता है कि वो उस काम को कितने अच्छे से निष्पादित कर पाएगा, तो वह अपने कार्यों को निष्पादन करना उसका टास्क एनालिसिस कहलाता है। जब आप प्लानिंग और टीचिंग लर्निंग में जब आप टास्क एनालिसिस की बात करते हैं तो उसमें 3 चीजें सम्मिलित होती हैं। जब आप अपने टीचिंग और लर्निंग की प्लानिंग कर रहे होते हैं, शिक्षण और अधिगम की जब आप योजना बना रहे होते हैं, तो पहला काम होता है उसमें टास्क एनालिसिस, कार्य विश्लेषण। दूसरा होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, कि जो टास्क एनालिसिस आपने किया, विश्लेषण किया, उसके आधार पर आपके शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या होते हैं इसको आप पहचानते हैं।
टास्क एनालिसिस कैसे करते हैं वह भी आगे आएगा। उसी टास्क एनालिसिस के आधार पे आप अपने शिक्षण के उद्देश्यों को पहचानते हैं और फिर उनको लिखते हैं कि उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन आएगा। तो ये तीनों ही जो प्रक्रियाएं आप कह लीजिए प्लानिंग के दौरान जो आप करते हैं, अर्थात टास्क एनालिसिस, कार्य विश्लेषण के आधार पर आपको पता चलता है कि आपके शिक्षण के उद्देश्य क्या होंगे, किन किन उद्देश्यों को लेकर के कक्षा में आप शिक्षण कार्य करेंगे, और जिन उद्देश्यों को आपने पहचाना उसको फिर आप बिहेवियरल टर्म्स में लिखते हैं, व्यवहार परिवर्तन के शाब्दिक रूप से उनको आप रेखांकित करते हैं। दीज आर द थ्री मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ प्लानिंग ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। जब आप शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया की प्लानिंग कर रहे होते हैं तो ये कार्य करना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। आप उसमें कार्यों का विश्लेषण करते हैं, विश्लेषण करने के पश्चात अपने शिक्षण के उद्देश्यों की पहचान करते हैं, शिक्षण के उद्देश्यों को पहचान करने के बाद उनको आप व्यवहारिक शब्दों में लिखते हैं कि उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन आएगा। इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा, तो टास्क को आप कह सकते हैं कि टास्क में भी डिफाइंड एज अ यूनिट ऑफ परफॉर्मेंस। ये क्या है, किसी भी निष्पादन की एक इकाई है कि क्या कार्य, जैसे हमने कहा कि ब्रश करना सिखाना, या कक्ष में आपने कहा कि शिक्षक अपने लेसन को इंट्रोड्यूस करेगा, तो टास्क एनालिसिस में वो अपने आप में एक इकाई होती है उसका परफॉर्मेंस, जो किसी फंक्शन को बनाने के लिए कलेक्टिवली आप काम करते हैं। अब जब आप प्रस्तावना अपने अपनी क्लासरूम में जब आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसमें कई सारी कलेक्टिव एक्टिविटीज करते हैं। आप प्रश्न पूछते हैं, उनसे उत्तर लेते हैं, फिर उन उत्तर से फिर प्रश्न पूछते हैं, फिर उनसे उत्तर मिलते हैं, फिर उनसे प्रश्न पूछते हैं, फिर लास्ट में समस्यात्मक प्रश्नों को रखते हैं। तो इस तरह से फिर आप अपने क्लास में अपने लेसन को इंट्रोड्यूस करते हैं। सिमिलरली जब आप अपने दैनिक जीवन में भी किसी कार्य को परफॉर्म करते हैं तो वहां पर भी जो कलेक्टिव फंक्शन आप कर रहे हैं उस कार्य को करने के लिए, अब जैसे ब्रश करने की हम बात कर रहे थे, जो स्पेशल चाइल्ड है तो ब्रश करने के लिए उसको ब्रश पकड़ने आना चाहिए, उसको टूथपेस्ट जो है उस पर कहाँ पे लगाना है ये उसको पता होना चाहिए, फिर उसके बाद उसको अपने माउथ में कहाँ पे किधर कैसे कैसे चलाना है घुमाना है ये उसको पता होना चाहिए। तो ये कलेक्टिव, ये कई फंक्शंस हैं। ब्रश करना एक यूनिट आप कह रहे हैं, ब्रश करना एक टास्क है कि किसी को ब्रश करना सिखाना, और उसके अंतर्गत कई तरह के फंक्शंस हैं, पेस्ट लगाना, ब्रश पकड़ने सिखाना, पेस्ट कहाँ लगाना है इस बात की जानकारी होना, कहाँ पे ब्रश को माउस में लगा करके घुमाना है, ये सारे फंक्शंस को कंस्टिट्यूट करता है। सिमिलरली जब टीचर की बात करते हैं तो टीचर भी कक्ष में जब शिक्षण कार्य कर रहा होता है तो वो कई ऐसे यूनिट परफॉर्मेंस को अपनी क्लास में इंप्लीमेंट करता है। और एजुकेशन के फील्ड में टास्क एनालिसिस क्या है, यह अपनी सारी एक्टिविटीज का कक्ष के दौरान शिक्षक किसी कोर्स कंटेंट को विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए वो सारी गतिविधियां जो कक्ष में करता है, जो उसके शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं, उनको हम कार्य विश्लेषण कहते हैं। अर्थात कोई कोर्स कंटेंट यदि आप कक्ष में बताने जा रहे हैं, किसी कोर्स कंटेंट पे यदि आप बात कर रहे हैं, तो वो कोर्स कंटेंट के अंतर्गत विद्यार्थियों को उसकी उपलब्धि हो जाए, विद्यार्थी उसको जान लें उस कोर्स कंटेंट को। इसके लिए जो भी आप रिलेटेड एक्टिविटीज की विश्लेषण करते हैं, उससे संबंधित जितने भी कार्यों का विश्लेषण करते हैं, वही कार्य विश्लेषण कहलाता है शिक्षा के क्षेत्र में। और ऐसे बहुत सारी गतिविधियां, ऐसे बहुत सारे कार्य आप अपनी कक्ष में देखते हैं। जनरली फ्लेंडर्स की जो क्लासरूम इंटरेक्शन जो आप लोगों ने पढ़ा, फ्लेंडर्स की क्लासरूम इंटरेक्शन में जो 10 वर्ग प्रणाली उन्होंने दिया था, उसमें यही इन्हीं सारे जो एक्टिविटीज हैं उन एक्टिविटीज को विश्लेषित करके 10 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें आप टीचर टॉक, प्यूपिल टॉक और साइलेंस या कंफ्यूजन की स्थिति में रखते हैं। टीचर टॉक में आप कुछ इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंसेस को रखते हैं, कुछ डायरेक्ट इन्फ्लुएंसेस को रखते हैं, स्टूडेंट में कुछ उनके स्टूडेंट के टॉक को रखते हैं। तो ये सारी गतिविधियों का विश्लेषण करके आप उस गतिविधियों को शिक्षण कार्य में कैसे शिक्षक यूज करेगा अपने कोर्स कंटेंट को अचीव करने के लिए, वो सारी गतिविधियां टास्क एनालिसिस के अंतर्गत कहलाती हैं शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको आईवी डेविस ने आईके
डेविस ने बताया है कि इसकी टास्क एनालिसिस की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। एक उन्होंने कहा कि जो टास्क एनालिसिस होगा वो जो भी अधिगम की गतिविधियां होंगी, मतलब आप जब शिक्षण कार्य कर रहे होंगे तो शिक्षण कार्य करने के दौरान आपकी कुछ अपेक्षाएं होंगी कि विद्यार्थी ये गतिविधियां करेंगे। आप उसको कुछ निर्देश देंगे, कुछ चीजें याद करने के लिए कहेंगे या कोई काम करने के लिए देंगे। वो सारी गतिविधियां जो विद्यार्थी को सीखने में सहायक होंगी, वो सारे ऐसे जो अधिगम की गतिविधियां हैं जो विद्यार्थी सीखने में सहयोग करता है, टास्क एनालिसिस उसी का वर्णन प्रस्तुत करता है। ऐसा आई के डेविस ने कहा कि टास्क एनालिसिस की एक विशेषता यह है कि यह अधिगम की गतिविधियों का जो सीखे जाने वाले कार्य हैं, जो अधिगम करता है, जिन चीजों को सीखना चाहता है उसके लिए जितने भी अधिगम की गतिविधियां करता है उसी का वर्णन टास्क एनालिसिस प्रस्तुत करता है। कार्य विश्लेषण क्या है? एक वर्णन है। किस बात का वर्णन है? इस बात का वर्णन है कि अधिगम की जो वस्तु है, जो कंटेंट है, जो विषय वस्तु है, उसके लिए कौन कौन सी अधिगम गतिविधियां विद्यार्थी करेगा। ये टास्क एनालिसिस की एक विशेषता है। दूसरी विशेषता उन्होंने बताई कि इसमें आप जो भी वांछित अधिगम के व्यवहार जो आप चाहते हैं कि विद्यार्थी में या अधिगमकर्ता में इस तरह का परिवर्तन होगा, वह इसको जान जाएगा, वह इस कंटेंट को समझ जाएगा, वह इन दो चीजों में अंतर कर सकेगा। तो टास्क एनालिसिस की एक ये भी कैरेक्टरिस्टिक है कि ये जितने भी अधिगम के व्यवहार हैं, जो जो एक शिक्षक समझता है कि शिक्षक ये मान करके चल रहा है कि जब हम वो कंटेंट को प्रस्तुत करेंगे तो उसमें क्या क्या व्यवहार परिवर्तन होगा, उस चीज की पहचान करता है। टास्क एनालिसिस की एक विशेषता ये भी है कि वह अधिगम से होने वाले व्यवहार परिवर्तन को, जो कि शिक्षक यह मानता है कि इसमें इस प्रकार के अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन होंगे, उसको पहचानता है टास्क एनालिसिस। तो इसमें आप आइडेंटिफाई करते हैं कि जो कंटेंट की डिलीवरी करने जा रहे हैं उसके दौरान विद्यार्थी में किस प्रकार का व्यवहार परिवर्तन होगा। एक और कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने बताया कि जो भी स्टिमुलस, जो भी उद्दीपक किसी विद्यार्थी के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं, वो प्रश्नों के माध्यम से हो सकता है, कोई चीज डेमोन्स्ट्रेट करके आप कर सकते हैं, कोई चित्र या मॉडल दिखा करके कर सकते हैं, या किसी जीवित वस्तु को, लाइव चीजों को कक्षा कक्ष में प्रस्तुत करके आप एक स्टिमुलस प्रदान करते हैं, एक उद्दीपक रखते हैं विद्यार्थी के समक्ष, और विद्यार्थी उस उद्दीपक के को देख करके कुछ रेस्पॉन्सेस करता है। तो शिक्षक यहाँ पर कुछ उद्दीपक और कुछ परिस्थितियां क्रिएट करता है जिसमें विद्यार्थी को अपने व्यवहार परिवर्तन के लिए कुछ एक्टिविटीज करनी हो। तो वो कौन कौन से स्टिमुलस होंगे, वो कौन कौन से उद्दीपक होंगे, वो कौन कौन सी परिस्थितियां होंगी जिसमें विद्यार्थी अपने व्यवहार को परिवर्तन करने के लिए कुछ गतिविधियां करेगा, इस चीज को पहचानने का भी कार्य टास्क एनालिसिस करता है कि किस परिस्थिति में किस उद्दीपक के लिए विद्यार्थी का क्या व्यवहार होगा जो उसके व्यवहार में वांछित परिवर्तन ले आएगा। इस चीज की पहचान करना टास्क एनालिसिस की विशेषता है। और एक विशेषता है, यह आपके उद्देश्यों, जो भी आपने उचित उद्देश्य बनाए हैं, जो आपने टैक्टिक लगाई है, जो आपकी कौशल हैं, जो आपकी व्यूह रचनाएं हैं, उसका निर्णय करते हैं। अर्थात विद्यार्थी के व्यवहार परिवर्तन में कौन सी विधि आप लगाएंगे, किन उद्देश्यों को आप निर्धारित कर रहे हैं कि विद्यार्थी में इस प्रकार का व्यवहार परिवर्तन होगा, और उसके व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन सी कौशल का आप प्रयोग करेंगे, उसके व्यवहार परिवर्तन के लिए किस प्रकार की व्यूह रचना आप अपनाएंगे। ये सारे चीजों को डिसाइड करना भी टास्क एनालिसिस का कार्य है। जब आप कार्य विश्लेषण करते हैं तो कार्य विश्लेषण के दौरान आप इन चीजों को भी पहचानने की कोशिश करते हैं, निर्णय लेने की कोशिश करते हैं कि विद्यार्थी के व्यवहार, वांछित व्यवहार परिवर्तन में हम किस प्रकार के कौशल का, किस प्रकार की व्यूह रचना का, या उसके किस प्रकार के व्यवहार का परिवर्तन आप चाहते हैं। ये सारे चीजों का निर्णय भी आप टास्क एनालिसिस के दौरान करते हैं। जब आप अपने कार्य का विश्लेषण करते हैं तो ये सारी चीजें आपको पता चलती हैं कि जब आपने विश्लेषण किया तो आप एक गोल सेट करेंगे कि विश्लेषण में ये चीज निकल करके आ रही है, इसका मतलब कि हमारे शिक्षण का ये उद्देश्य
निर्धारित किया जा सकता है। और उस उद्देश्य को निर्धारण करने के पश्चात हम इसमें ये स्किल लगाएंगे, ये कौशल लगाएंगे, ये विधि लगाएंगे, हम इस व्यूह रचना से उसके व्यवहार में इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम व्यवहार में परिवर्तन इस प्रकार से करेंगे। तो ये सारी चीजों का निर्णय हम टास्क एनालिसिस के माध्यम से ही कर पाते हैं। ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है। कौन कौन से सोर्सेज हैं टास्क एनालिसिस के? शिक्षक जब अपने कार्य का विश्लेषण कर रहा होगा तो उसके लिए कौन कौन से स्रोत हैं? तो ये जो सोर्सेज हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब शिक्षक शिक्षण कार्य करने के पहले प्लानिंग की फेज में है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के, तो उसको अपनी टास्क एनालिसिस के लिए, कार्य विश्लेषण के लिए बहुत सारे स्रोत को वह कंसल्ट करता है। और ये जो स्रोत हैं उसमें पहला स्रोत है उसका विद्यार्थी। अर्थात विद्यार्थी को ध्यान में रख करके, जैसे कक्षा कक्ष होगी, जिस प्रकार के आपके स्टूडेंट होंगे, उन्हीं विद्यार्थियों को ध्यान में रख करके अपने कार्य का विश्लेषण आप करते हैं। और विद्यार्थी की जो नीड है, विद्यार्थी की जो इंटरेस्ट है, विद्यार्थी का जो एटीट्यूड है, इवन विद्यार्थी का जो एप्टीट्यूड है, उनकी जो अपनी इंटेलिजेंस है, इन चीजों को ध्यान में रख करके शिक्षक अपने कार्य का विश्लेषण करता है। तो पहला स्रोत जो होता है वो शिक्षक के लिए उसका विद्यार्थी ही स्रोत होता है। दूसरा स्रोत है वहां की प्राधिकारी, अथॉरिटी। अथॉरिटी आपसे क्या चाहती है? अथॉरिटी किस तरह से टास्क विश्लेषण कराना चाहती है? अथॉरिटी की नीड क्या है? तो जिस तरह के प्राधिकारी होते हैं उस प्राधिकारी के मद्देनजर उस प्राधिकारी को ध्यान में रख करके वह अपने कार्य का विश्लेषण करता है। अर्थात प्राधिकारी जैसा चाहते हैं उनको, ये भी एक स्रोत की तरीके होता है। विद्यार्थी तो स्रोत है ही, लेकिन प्राधिकारी के उद्देश्यों को भी ध्यान में रख करके जो प्राधिकारी है, प्राधिकारी की आवश्यकता को ध्यान में रख करके भी शिक्षक कुछ उद्देश्यों का या अपनी टास्क की एनालिसिस करता है। स्वयं शिक्षक भी अपने इंटरेस्ट या अपनी आवश्यकता के आधार पर अपने कार्य का विश्लेषण करता है कि वह क्या सिखाना चाहता है। उसी तरह से प्राधिकारी क्या सिखवाना चाहते हैं। जैसे तमाम माइनॉरिटीज के स्कूल्स हैं, वहां पे प्राधिकारी के कुछ अलग नीड्स होती हैं, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे कुछ अलग नीड्स होती हैं, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उस पे वहां पे कुछ अलग प्रकार की नीड्स होती हैं। तो ये प्राधिकारी के ऊपर भी डिपेंड करता है और शिक्षक के ऊपर भी डिपेंड करता है कि शिक्षक किसी कक्ष को पढ़ाने के लिए वह अपने कार्य का कैसे विश्लेषण करना चाहता है। तो स्वयं शिक्षक भी एक स्रोत के रूप में कार्य करता है। अगला है कंटेंट या विषय वस्तु। विषय वस्तु की क्या नीड है? जो आपकी पाठ्यचर्या है या जिस विषय वस्तु को आप कक्ष में प्रस्तुत करने जा रहे हैं उस विषय वस्तु की क्या मांग है? वह कंटेंट या वह जो विषय वस्तु है उसकी अपनी क्या आवश्यकता है, उसको पढ़ने के पश्चात क्या होगा, इन सारी चीजों को भी ध्यान में रख करके शिक्षक टास्क एनालिसिस करता है कि इस कंटेंट को विद्यार्थियों तक कैसे पहुंचाया जाएगा। तो इसके लिए कंटेंट की वो एनालिसिस करता है। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन मटेरियल। हमारी जो अभी तक की शिक्षण व्यवस्था है वो पूरा परीक्षा केंद्रित है। न तो वो शिक्षक केंद्रित है, ना ही छात्र केंद्रित है, वो परीक्षा केंद्रित है। तो एग्जामिनेशन मटेरियल को ध्यान में रख करके, अर्थात जो व्यवहार परिवर्तन आप ले आना चाहते हैं उस व्यवहार परिवर्तन के दौरान परीक्षा की क्या नीड है, जो परीक्षा होनी है, जो टेस्ट होने हैं, उस टेस्ट की अपनी क्या आवश्यकता है, उसकी क्या इंटरेस्ट है, इन चीजों को भी ध्यान में रख करके शिक्षक अपनी टास्क एनालिसिस करता है कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इन चीजों को भी ध्यान में रख करके शिक्षक अपने कार्य का विश्लेषण करता है। और नेक्स्ट है लर्निंग एक्सपीरियंसेस। स्टूडेंट को किस प्रकार का अधिगम अनुभव होगा, वह विद्यार्थी को किस प्रकार का अधिगम अनुभव कराना चाहता है, वो किस प्रकार के एक्सपीरियंसेस गेन करेंगे, इन चीजों को ध्यान में रख करके भी कार्य विश्लेषण होता है। हो सकता है विद्यार्थी ना चाहता हो, लेकिन फिर भी टीचर उनको उस कंटेंट के माध्यम से, उस विषय वस्तु के माध्यम से कुछ अधिगम के अनुभव कराना चाहता है। तो वो कौन से अधिगम अनुभव होंगे, ये अधिगम अनुभवों का स्रोत भी उसके कार्य विश्लेषण में सहायक होता है। तो दीज आर द मेजर सोर्सेज ऑफ टास्क एनालिसिस इन टीचिंग। जो
आपकी कितने प्रकार की टास्क एनालिसिस होती है, तो टास्क एनालिसिस को आप 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं, या 3 प्रकार से आप उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है कंटेंट या टॉपिक एनालिसिस। जो टास्क एनालिसिस होगा या जो कार्य विश्लेषण होगा, कार्य विश्लेषण में जब शिक्षण के कार्य की बात कर रहे होंगे तो उसकी विषय वस्तु का आपको विश्लेषण करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपको सल्तनत काल पढ़ाना है, या आपको कोशिका के कार्य पढ़ाने हैं, या आपको ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस का प्रमेय पढ़ाना है, तो जो भी शिक्षण कार्य आपको करने हैं, जिस भी टॉपिक पे आपको कार्य करना है, पहले आपको उस टॉपिक की विश्लेषण करना पड़ेगा, उस शीर्षक का विश्लेषण करना पड़ेगा कि उस शीर्षक में आप किन किन चीजों को कवर करेंगे, अर्थात आपका कंटेंट क्या होगा। कंटेंट का विश्लेषण आपको करना जरूरी होगा। यदि आपको पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाना है तो पाइथागोरस की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उसको भी आपको क्लास में बताना पड़ेगा। तो आपको कंटेंट को निर्धारित करना पड़ेगा, कंटेंट की विश्लेषण करना पड़ेगा, और ये डिपेंड करेगा कि आप किस कक्ष में, किस स्तर के, किस लेवल के, किस ग्रेड के विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। तो पहला जो प्रकार है टास्क एनालिसिस में वो है कंटेंट एनालिसिस या विषय वस्तु विश्लेषण। इसके लिए मैट्रिक्स विधि है, आगे उस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा है जॉब एनालिसिस, अर्थात जो शिक्षक की जॉब है, जिस प्रोफेशन में वो काम कर रहा है, उस प्रोफेशन की, उस जॉब की एनालिसिस करनी पड़ेगी कि वह एज ए टीचर किन किन कार्य को परफॉर्म करता है। तो वो अपने जो व्यवसायिक कार्य हैं, जो जो उसका अपना जॉब है, जो व्यवसाय है, उसका विश्लेषण करेगा। फिर जॉब के हिसाब से फिर अपने उस जॉब की क्या क्या नीड है, जिस जॉब में आप जा रहे हैं उस जॉब की क्या क्या आवश्यकताएं, उसके हिसाब से फिर आप अपने कौशलों का विश्लेषण करते हैं। तो आप टास्क एनालिसिस के अंतर्गत 3 चीजों को सम्मिलित करते हैं। एक है विषय वस्तु विश्लेषण या शीर्षक विश्लेषण, दूसरा है जॉब विश्लेषण या जिसे आप व्यावसायिक विश्लेषण कहते हैं, और तीसरा है कौशल विश्लेषण जिसको आप स्किल एनालिसिस कहते हैं। एक एक करके हम इस पे चर्चा करेंगे, कंटेंट या टॉपिक एनालिसिस, जॉब एनालिसिस और स्किल एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस क्या है? जब आप कंटेंट एनालिसिस करते हैं तो इसकी में एक विधि है मैट्रिक्स टेक्निक। मैट्रिक्स मतलब टेबल बना करके आप उसकी टेक्निक निकालते हैं। सपोज कीजिए कि आपको किसी टॉपिक या किसी कंटेंट पे आपको शिक्षण कार्य करना है, टीचिंग करनी है, तो पहले आप टॉपिक को इस मैट्रिक्स टेक्निक पे क्या करते हैं, टॉपिक या कंटेंट को डिसाइड करते हैं कि टॉपिक क्या होगा। जैसे आपने कहा कि सल्तनत काल का इतिहास है ना, या कोई भी आप टॉपिक लेते हैं, मान लीजिए आपने कहा कोशिका की संरचना। अब कोशिका की संरचना अगर आपने लिया, या कोई भी कंटेंट यदि आपने लिया, जो भी टॉपिक आपने लिया, तो उसको आप सब टॉपिक्स में डिवाइड करते हैं। जो सब टॉपिक्स होते हैं, हो सकता है इस कंटेंट को आप 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में या 2 ही भाग में डिवाइड करें। तो यहाँ पर आप अपने कंटेंट को या टॉपिक को डिवाइड करते हैं सब टॉपिक। मान लीजिए यहाँ पर 3 में डिवाइड किया गया है कि टॉपिक 1 है, इस एक टॉपिक को आपने सब टॉपिक ए, सब टॉपिक बी और सब टॉपिक सी में आपने डिवाइड किया। फर्दर जो ये सब टॉपिक्स होते हैं, इन सब टॉपिक्स को आप डिवाइड करते हैं टीचिंग पॉइंट्स में, शिक्षण बिंदु में। हो सकता है सब टॉपिक ए में 3 शिक्षण बिंदु आपने लिया, टीचिंग पॉइंट 1, टीचिंग पॉइंट 2, टीचिंग पॉइंट 3। सिमिलरली सब टॉपिक बी में भी आपने लिया टीचिंग पॉइंट 1, टीचिंग पॉइंट 2, टीचिंग पॉइंट 3, और लास्ट में जो तीसरा सब टॉपिक था उसमें भी आपने टीचिंग पॉइंट 1, टीचिंग पॉइंट 2, टीचिंग पॉइंट 3 आपने लिया। ये हमने एक एग्जाम्पल के लिए आपको लगा रखा है। हो सकता है किसी सब टॉपिक में 2 ही शिक्षण बिंदु बन रहे हो, या आप अपने, आपकी कक्षा जैसी भी होगी वहां पे आप 2 शिक्षण बिंदु में उसको खत्म कर सकते हैं, या फिर उसको आप 5 में भी खत्म कर सकते हैं, 4 में भी खत्म कर सकते हैं। तो ये एक मैट्रिक्स टेक्निक है, जिस मैट्रिक्स टेक्निक में आप अपने विषय वस्तु को या शीर्षक को पहले कुछ उप शीर्षकों में विभाजित करते हैं, और उप शीर्षकों के बाद फिर उनको आप शिक्षण बिंदुओं में विभाजित करते हैं, और शिक्षण बिंदुओं के हिसाब से ही कक्ष में आप अपने कार्य को परफॉर्म करते हैं। तो ये आपने पूरे कंटेंट को, अर्थात 40 मिनट के या 30 मिनट के, या हायर क्लासेस में यदि आप 1 घंटे की क्लासेस लेते हैं तो 1 घंटे की क्लासेस को आप उस 1 घंटे के कंटेंट को किस तरह से आप विश्लेषित करेंगे, वह होता है कंटेंट की एनालिसिस या विषय वस्तु का विश्लेषण। आप डिवाइड करते हैं कि आप कितने समय में
किस कंटेंट को किस तरह से अचीव करेंगे। अब इसमें आप कंटेंट एनालिसिस के दौरान बहुत सारी विधियां भी आप इसमें स्किल का यूज करते हैं कि टॉपिक 1 को कैसे कवर किया जाएगा, बी को कैसे कवर किया जाएगा, सब टॉपिक को, और सब टॉपिक सी को कैसे कवर किया जाएगा। तो ये विधियों के हिसाब से के आधार पे आप अपने, ये तो पहले कंटेंट की बात हो गई कि कंटेंट की एनालिसिस आपको कैसे करनी है, अर्थात विषय वस्तु का विश्लेषण कैसे करना है। जितने समय के लिए आप शिक्षण कार्य कर रहे होंगे उस शिक्षण कार्य के दौरान आप अपने विषय वस्तु को कितने भागों में विभाजित करके विद्यार्थियों के समक्ष रखें। ये है विषय वस्तु विश्लेषण या शीर्षक विश्लेषण। शीर्षक विश्लेषण के या कंटेंट एनालिसिस के कुछ अपने स्रोत हैं जिसको शिक्षक कंसल्ट करता है। वो सोर्सेज हैं टेक्स्ट बुक्स। जब आप अपने कंटेंट की एनालिसिस कर रहे होंगे, जो शिक्षण कार्य आपको करना है, उसके लिए आप कुछ टेक्स्ट बुक्स को कंसल्ट करेंगे। कुछ ऐसे पाठ्यपुस्तकों को आप देखते हैं जिन पाठ्यपुस्तकों के हिसाब से कंटेंट की एनालिसिस होती है, तो आप अपने टेक्स्ट बुक को कंसल्ट करते हैं। आप विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हैं कि विद्यार्थियों की क्या आवश्यकता है। हो सकता है कंटेंट आपने एनालिसिस करी और बहुत बेसिक सी चीज ही आपके विद्यार्थी को नहीं आता, तो आपको फिर कंटेंट को क्योंकि अपनी कक्षा का, आपकी कक्षा के विद्यार्थियों का स्तर है वो शिक्षक को पता होगा, तो हो सकता है कि टेक्स्ट बुक में वो बेसिक चीज बहुत पहले दी गई हो या लोअर ग्रेड की टेक्स्ट बुक्स में दी गई हो और वो बेसिक चीज भी आपके विद्यार्थी को नहीं पता चल रहा है। तो शिक्षक की यहाँ जरूरत होती है कि वो स्टूडेंट की नीड के हिसाब से कंटेंट की एनालिसिस करे। अर्थात टेक्स्ट बुक में जो चीजें दी गई हैं वो टेक्स्ट बुक को तो कंसल्ट करे ही करे, उसके बेसिक चीज को बताने के लिए वह विद्यार्थी की आवश्यकता को भी ध्यान में रख करके उसका विश्लेषण करे कि विद्यार्थी कितना जानता है, विद्यार्थी का क्या इंटरेस्ट है, ये भी उसका एक स्रोत बनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन पेपर एंड एग्जामिनेशन सिस्टम। अर्थात कंटेंट एनालिसिस के लिए वह उस तरह से कंटेंट को प्रस्तुत करता है जो क्वेश्चन पेपर की नीड होती है। जो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं उसको शिक्षक जरूर पढ़ाता है, और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को वो देखता है कि एग्जामिनेशन में किस प्रकार के प्रश्नों के पूछने का पैटर्न रहा है, तो इसको भी ध्यान में रखता है। हो सकता है स्टूडेंट्स की नीड को भी ध्यान में रख रहा हो, लेकिन वो बेसिक चीज बताने के पश्चात उसको वो एडवांस चीज बतानी जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर का सेटिंग जो होगा वो कंटेंट के आधार पे होगा, तो उसको बेसिक चीज बताने के साथ साथ एडवांस की चीजें भी उसको बतानी होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर और परीक्षा का जो प्रणाली है उसको भी ध्यान में रख करके वो अपने कंटेंट का विश्लेषण करता है। नेक्स्ट है रिलेटेड कंटेंट मटेरियल। जिस विषय पर वह अपना विषय वस्तु विश्लेषण करके कक्षा में शिक्षण कार्य प्रस्तुत किया था, जो विषय वस्तु प्रस्तुत किया था, उस विषय वस्तु से संबंधित अन्य विषय वस्तु की मटेरियल क्या, अन्य सामग्री क्या है। हो सकता है टेक्स्ट बुक में कोई चीज दी हुई हो, लेकिन इस कंटेंट का संबंध किसी दूसरे विषय के या उससे रिलेटेड किसी टॉपिक से संबंधित हो, तो वहां पर भी उसको वह वहीं प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। हो सकता है टेक्स्ट बुक में कोई एक कंटेंट दो जगह अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ हो, तो शिक्षक क्या करता है कि जो अलग अलग चीजें जो अलग अलग जगहों पे दी हुई हैं वो रिलेटेड कंटेंट मटेरियल को एक ही साथ अपनी कक्षा में प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। तो वह कंटेंट मटेरियल को भी रिलेट करके उन विषय वस्तु के आधार पर कंटेंट के एनालिसिस करके क्लास में प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट एजुकेशनल नीड्स। वह इस बात का ध्यान भी रखता है कंटेंट एनालिसिस में कि आजकल का जो शिक्षा का जो पैटर्न है, जो शैक्षिक वातावरण है, इस शैक्षिक वातावरण की क्या आवश्यकता है। जैसे बहुत सी जगहों पे आप देखते हैं कि आप यहाँ पर आपकी डिस्क्रिप्टिव टाइप की परीक्षाएं हो रही हैं, लेकिन आपको इस तरह से भी तैयार करना होता है कि फैक्ट्स को आप तैयार करें, क्योंकि जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आप जाते हैं तो वहां पर फैक्चुअल चीजों को ध्यान में रख करके चीजें होती है। तो एजुकेशनल नीड्स वहां पे भी है, तो शिक्षक अपने कंटेंट को इस तरह से भी प्रस्तुत करता है कि कुछ फैक्ट्स भी उसके कंटेंट में सम्मिलित हो। अर्थात एजुकेशनल नीड्स क्या है, क्योंकि आजकल परीक्षा का पैटर्न तो ठीक है, लेकिन शिक्षा की क्या नीड, हम उनके अंदर वैल्यूज को डेवलप करना चाहते हैं, हम उनके अंदर पेट्रियोटिक वैल्यूज को डेवलप करना चाहते हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को डेवलप करना चाहते हैं। हमारी शिक्षा की क्या आवश्यकता है, हम क्यों इस तरह के कंटेंट को उनको पढ़ा रहे हैं। तो शिक्षा या शैक्षिक आवश्यकताओं को भी ध्यान में रख करके कंटेंट की एनालिसिस शिक्षक करता है। नेक्स्ट है टीचिंग एड्स। कभी कभी ऐसा होता है कि
जिस कंटेंट को वह डिलीवर करने जा रहा है उसके लिए हमारे पास क्या क्या उपलब्ध शिक्षण सहायक सामग्रियां हैं। जो शिक्षण सहायक सामग्रियां उपलब्ध होती हैं, कंटेंट के एनालिसिस भी उस तरह से आप करते हैं ताकि वो शिक्षण सहायक सामग्री का यूज किया जाए, उपयोग किया जाए और उस कंटेंट को, उस विषय वस्तु को अच्छे से समझाया जा सके। इसलिए टीचिंग एड्स जो होते हैं, जो शिक्षण सहायक सामग्री होते हैं, उनको भी ध्यान में रख करके ये भी कुछ स्रोत होते हैं जिसके माध्यम से विषय वस्तु का विश्लेषण किया जाता है। और लास्ट में स्वयं शिक्षक है। शिक्षक भी एक स्रोत की तरीके है कि शिक्षक क्या समझता है, शिक्षक का अपना क्या ओवरव्यू है, क्या आउटलुक है किसी कंटेंट के प्रति। तो शिक्षक अपने व्यूज को, अपने दृष्टिकोण को, अपने जो उसके अपने अनुभव हैं उनको भी लगा करके, उनको भी स्रोत के रूप में यूज करके वह कंटेंट की विश्लेषण करता है। तो ये कुछ ऐसे स्रोत हैं जिन स्रोत के माध्यम से विषय वस्तु का विश्लेषण किया जाता है। इसके बाद दूसरा पार्ट है जॉब एनालिसिस, अर्थात शिक्षक जो होता है वह एक शिक्षक होने के साथ साथ एक प्रोफेशनल भी है, एक प्रोफेशन में वो काम कर रहा है। हालांकि शिक्षक के बहुत सारे अपने उत्तरदायित्व होते हैं, तो उसको अपने जॉब की भी एनालिसिस करनी चाहिए। जब वह कक्ष के दौरान है तो कक्ष के कार्य के दौरान वह शिक्षक और विद्यार्थी के बीच सहसंबंध उसके हैं, वह कैसे अपने विद्यार्थियों के साथ डील करता है, उसका विद्यार्थियों के साथ किस प्रकार का संबंध है, यह उसके कक्ष के दौरान है। और कक्ष के दौरान शिक्षक के साथ तो है ये, लेकिन यदि विद्यार्थी कभी बाहर भी मिलता है तो शिक्षक का जॉब ऐसा नहीं है कि जितने समय तक वो क्लासरूम में रहा उतने समय तक ही विद्यार्थियों से उसका संबंध है, उसके बाद तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। यदि कभी विद्यालय प्रांगण से डिपार्टमेंट के बाहर भी रोड पे या उसके घर पे या कहीं पे भी यदि उससे मुलाकात होती है तो शिक्षक और छात्र का संबंध जो होता है बहुत ही एक घनिष्ठ संबंध होता है, एक आदर्श संबंध के अंतर्गत होता है। तो वो तो उसकी कंटेंट से संबंधित एक उसकी विद्वत्ता, उसके ज्ञान और उसके अपने कंटेंट से संबंधित है, शिक्षण अधिगम से संबंधित है। लेकिन इसके अलावा भी तमाम तरह के ऐसे कार्य शिक्षक के होते हैं जो उसके शिक्षण और अधिगम के इतर होते हैं। अर्थात शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया के अलावा भी बहुत से कार्य शिक्षक को परफॉर्म करने होते हैं। वह चाहे प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक हो, वह चाहे माध्यमिक विद्यालय का शिक्षक हो, या वह चाहे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का शिक्षक हो, या फिर वह उच्च शिक्षण संस्थानों के शिक्षक हो। यहाँ पर जब जॉब की एनालिसिस की बात करते हैं तो शिक्षक अपने अपने शिक्षण कार्य के अलावा भी बहुत सारे प्रोफेशंस को, कंटेंट, बहुत सारे अपने ऐसे कार्यों को निष्पादित करता है जो शिक्षक होने की वजह से, उस प्रोफेशन में रहने की वजह से उसको वो करने पड़ते हैं। जैसे आपको पता है कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को मतदान में लगा दिया जाता है, पोलियो ड्रॉप की पढ़ाने के लिए, पोलियो ड्रॉप को पिलाने के लिए लगा दिया जाता है, जनगणना में उनकी ड्यूटी लग जाती है। बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो शिक्षकों को ही उसमें लगाया जाता है। तो वो उनकी जॉब का पार्ट है, वो उनके अपने उस जॉब का पार्ट है जिस जॉब को वो परफॉर्म कर रहे हैं, जिसके लिए उनको कहीं से वेतन मिल रहा है। तो अपनी जॉब की भी एनालिसिस करनी बहुत जरूरी है कि जब आप इस प्रोफेशन में आएंगे, यदि आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं तो शिक्षक बनने के बाद आपसे क्या क्या अपेक्षाएं की जाती हैं, किन किन चीजों को ध्यान में रख करके आपको वो काम को परफॉर्म करना है। क्योंकि शिक्षक का काम केवल शिक्षण अधिगम से संबंधित कार्य नहीं है, शिक्षक का कार्य शिक्षण अधिगम के साथ साथ उसकी कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां भी हैं। उसकी जिस संस्था में वो कार्य कर रहा है उस संस्था से भी उसकी कोई जिम्मेदारी है, तो उसकी भी एनालिसिस करना टास्क एनालिसिस के अंतर्गत आता है। सपोज कीजिए कि कोई शिक्षक जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल पे काम करता है, मान लीजिए किसी विश्वविद्यालय में वह असिस्टेंट सहायक आचार्य है या सह आचार्य है या आचार्य के पोस्ट पे वो कार्य कर रहा है किसी विश्वविद्यालय में, तो उसके कई प्रकार के कार्य आप समझ सकते हैं। एक तो उसका कार्य टीचिंग लर्निंग का है ही, वह कक्ष से संबंधित या उसके विद्यार्थी से संबंधित या उसके रिसर्च स्कॉलर से संबंधित है। तो विश्वविद्यालय में जो भी अभी आपने कंटेंट एनालिसिस की बात करी, जो आप विषय वस्तु विश्लेषण की बात करते हैं, जनरली 1 घंटे के लेक्चर के लिए कोई भी शिक्षक कम से कम 3 से 4 घंटे की मेहनत करता है। तो ये जो कंटेंट से रिलेटेड या किसी अनुसंधान से संबंधित कोई कार्य यदि वो कर रहा है
तो वह उसके अपने शिक्षण अधिगम से संबंधित कार्य है। यदि किसी पीएचडी स्कॉलर को गाइड कर रहा हो, क्लासरूम में किसी प्रकार का शिक्षण की व्यवस्था कर रहा हो, या कोई लेक्चर ले रहा हो, कोई सेमिनार करा रहा हो, कोई कॉन्फ्रेंस करा रहा हो, किसी प्रकार के सिंपोजियम में पार्टिसिपेट कर रहा हो, कोई वर्कशॉप करा रहा हो, ये सभी एक्टिविटीज को, ये सारे उसके जो ऐसे कार्य हैं जो उसके टीचिंग लर्निंग से संबंधित है। तो टीचिंग लर्निंग से संबंधित उसका एक कार्य हो गया, तो आपको उसका एनालिसिस करना, जो कंटेंट एनालिसिस के अंतर्गत आप रख सकते हैं। दूसरा पार्ट उसका कुछ अपना एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है। आपको पता होगा कि जब विश्वविद्यालय स्तर पे कोई कार्य आप करते हैं तो शिक्षण अधिगम के साथ साथ कुछ प्रशासनिक उत्तरदायित्व भी आपको मिलते हैं। जब आप धीरे धीरे पुराने होते जाते हैं तो आपको जैसे जैसे आप सीनियर होते जाते हैं वैसे वैसे विभिन्न प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य भी आपको परफॉर्म करते होते हैं। जैसे विश्वविद्यालय में जो कुलपति होते हैं या जो वाइस चांसलर होते हैं वो अपने आप में एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है, लेकिन वह एक शिक्षक भी होता है। बहुत से विश्वविद्यालय में आप लोगों ने देखा होगा कि शिक्षक जो प्रोफेसर होते हैं वो वाइस चांसलर होने के साथ साथ भी वह कक्ष में जाकर के क्लासेस भी कंडक्ट करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क उनका अपना है, पूरे विश्वविद्यालय की कंट्रोल एंड कमांड उनके हाथ में होती है। इसके अलावा जैसे आपके विश्वविद्यालय में डायरेक्टर ऑफ एकेडमिक अफेयर्स है, वो एकेडमिक से संबंधित सारे प्रशासनिक कार्य उनको देखने होते हैं। डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर है, डीन ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स है, विद्यार्थियों से संबंधित किसी प्रकार की गतिविधि है उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है वो डोसा होता है। इसी तरह से जो फैकल्टीज हैं, फैकल्टीज के संबंधित जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स होते हैं वो डोफा या डायरेक्टर ऑफ फैकल्टी अफेयर्स को देखने के अफेयर्स की कार्य, डायरेक्टर ऑफ फैकल्टी अफेयर्स के कार्य, डीन ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स के कार्य, या समय समय पे ऐसे बहुत सारे जो कंस्ट्रक्शंस के कार्य होते हैं, जो कमिटीज बनते हैं, एग्जामिनेशंस के जो कार्य होते हैं, ऑब्जर्वर के कार्य, इन सारे कार्यों को वो परफॉर्म करता है। तो ये उसके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स हैं। तीसरा है उसके रिसर्च के कार्य जो होते हैं, जो वह अनुसंधान के कार्य करता है, वो उसके एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के और उसके टीचिंग लर्निंग के अलावा कुछ अनुसंधान के कार्य भी वो करता है। जो नए नए रिसर्चेस के माध्यम से ज्ञान भंडार में वृद्धि करने का कार्य करता है, वह भी शिक्षक का रिसर्च के कार्य के अंतर्गत आता है, जो कि उसके जॉब का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट है सोशल लीडरशिप। शिक्षक इन सारे कार्यों के अतिरिक्त समाज में एक नेतृत्वकर्ता की भूमिका में होता है। वह समाज में नेतृत्व करता है समाज का, और जो भी सामाजिक समस्याएं होती हैं उन सामाजिक समस्याओं का नेतृत्व करते हुए उनका समाधान प्रस्तुत करता है। जिस सोसाइटी में शिक्षक रह रहा है, जिस समाज में वो रह रहा है, उस समाज में जितनी भी उस समाज की समस्याएं हैं, उस समस्याओं को हल करने के लिए, चूंकि वह पढ़ा लिखा ज्ञानशील व्यक्ति होता है, इसलिए समाज भी उससे अपेक्षा करता है कि वह इन सामाजिक समस्याओं को हल करने में या इसका समाधान प्रस्तुत करने में एक शिक्षक अच्छे तरीके से उनका सहयोग कर सकता है। तो वह एक लीडर की भूमिका में, एक नेतृत्वकर्ता की भूमिका में अपने समाज का प्रतिनिधित्व करता है। और लास्ट आप जॉब एनालिसिस के अंतर्गत कह सकते हैं एक्सटेंशन के कार्य। जो भी कार्य शिक्षक करता है, चाहे वो शिक्षण के कार्य हो, रिसर्च के कार्य हो, एडमिनिस्ट्रेशन के कार्य हो, सोशल लीडरशिप के कार्य हो, वह उन स्थानों तक भी पहुंचाने की कोशिश करता है जहां तक आम पहुंच नहीं है। अर्थात जैसे प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम है, किसी जागरूकता अभियान चलाना है, योगा के प्रति लोगों को जागरूक करना है, एड्स के प्रति लोगों को जागरूक करना है, ऐसे बहुत सारे एक्सटेंशन की एक्टिविटीज होती हैं जो शिक्षक समय समय पर परफॉर्म करता रहता है। तो एक शिक्षक का काम केवल कक्ष में शिक्षण कार्य करना तक ही सीमित नहीं है। शिक्षक का कार्य जो है वह शिक्षण के अलावा ये सारे एक्टिविटीज को भी वो परफॉर्म करता है, इसलिए उसकी जॉब की एनालिसिस करना भी आवश्यक है। ऐसे ही किसी भी जॉब में आप चले जाइए, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टर की जॉब एनालिसिस अलग प्रकार की होगी। आप सिक्योरिटी सर्विसेज में जाना चाहते हैं, वहां पे आपकी अलग प्रकार की उसकी नीड होगी जॉब की। या फिर यदि आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, उसके जॉब का नेचर अलग प्रकार का है, वहां जॉब की एनालिसिस अलग प्रकार की होगी। इंजीनियर बनना चाहते हैं, वहां पे जॉब अलग प्रकार की है, वहां पे आपकी जॉब एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो जब आप किसी टास्क को अपने समक्ष रखते हैं तो उस टास्क के एनालिसिस के लिए आपको कंटेंट के साथ साथ जॉब की एनालिसिस भी करनी होती है। और लास्ट इसमें स्किल एनालिसिस। एज अ टीचर
कक्षा कक्ष में, चाहे वह टीचिंग लर्निंग का स्टेज हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य हो, चाहे वो रिसर्च का कार्य हो, चाहे सोशल लीडरशिप का कार्य हो, या फिर एक्सटेंशन का कार्य हो, इन सारे कार्यों को करने के लिए शिक्षक के अंतर्गत, शिक्षक के अंदर कुछ बेसिक स्किल्स भी होनी चाहिए, कुछ उसके आधारभूत कौशल होने चाहिए, जिन कौशल का प्रयोग वो यहाँ पर करता है। टीचिंग स्किल्स कौन कौन से हैं? अमूमन ज्यादातर जो समय होता है वो शिक्षक का कक्षा कक्ष में व्यतीत होता है, तो हम यहाँ पर उसके टीचिंग स्किल्स की बात करेंगे। तो टीचिंग स्किल्स को आप लोगों ने माइक्रो टीचिंग में अच्छे से जान सके हैं कि क्लासरूम में जाने के दौरान शिक्षक किस प्रकार से अपने जो पाठ है, जो शीर्षक है, जो वो कंटेंट डिलीवर करना चाहता है, उस कंटेंट को कैसे वो इंट्रोड्यूस करेगा। तो उसके पास इंट्रोडक्शन की स्किल होनी चाहिए। पाठ्य योजना के दौरान विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को कैसे पूछा जाना चाहिए, तो उसके अंदर प्रश्नोत्तर कौशल होने चाहिए। जिस कंटेंट को वो क्लास में डिलीवर करने जा रहा है, उस कंटेंट को कैसे वह एक्सप्लेन करेगा, उसकी व्याख्या कैसे करेगा, तो व्याख्या का कौशल उसके अंतर्गत होना चाहिए। वह विद्यार्थियों को समय समय पर किस प्रकार के उनको पुनर्बलन मिलेगा, उनको कैसे उनके व्यवहार को या उनके द्वारा की गई अनुक्रिया को कैसे पुनर्बलित करेगा, इसके लिए रिइंफोर्समेंट का कौशल उसके अंतर्गत होना चाहिए। क्योंकि उसको कक्षा कक्ष में कुछ रिटन कार्य करने होते हैं, कुछ लिखने होते हैं, इसलिए ब्लैकबोर्ड पे कैसे वो स्किल करेगा, तो ब्लैकबोर्ड की स्किल्स के अंतर्गत होनी चाहिए। चीजों को कैसे इलिस्ट्रेट करेगा, इलिस्ट्रेशन कैसे ले आएगा, दृष्टांत कैसे प्रस्तुत करेगा, तो इलिस्ट्रेशन की कैसे उदाहरण देगा, उदाहरण से नियम कैसे निकल लगाएगा, नियम से उदाहरण कैसे प्रस्तुत करेगा, ये चीज इलिस्ट्रेशन के अंतर्गत आप कह सकते हैं। विद्यार्थियों को कक्षा कक्ष में कैसे अभिप्रेरित करेगा, अभिप्रेरण का भी स्किल उसके अंतर्गत होना चाहिए कि कैसे अपने विद्यार्थियों को मोटिवेट करे कि वह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, तो मोटिवेशन का स्किल हो। और समय समय पर विभिन्न प्रकार के स्टिमुलस वेरिएशंस करके, उद्दीपन में भिन्नता ले आ करके वह अपने कंटेंट में या जो विषय वस्तु है उस विषय वस्तु में अपने विद्यार्थियों को संलग्न कर सके, इसके लिए उसके अंदर स्टिमुलस वेरिएशन की भी स्किल होनी चाहिए। तो ये जो स्किल एनालिसिस की बात कर रहे हैं, ये आपके जॉब से संबंधित होगा। जो डॉक्टर होंगे, चिकित्सक होंगे, उनके अपने अलग प्रकार के स्किल्स हैं, वो स्किल्स की वहां पे बात करेंगे। जो एक इंजीनियर है, अभियंता है, उसकी अलग प्रकार की स्किल्स हैं, वो भी अपने स्किल्स की एनालिसिस करता है, उसके भी कुछ अपने अपने कौशल होने चाहिए। तो ये डिपेंड करेगा कि आप किस प्रकार के जॉब में हैं। जिस प्रकार के जॉब को आप परफॉर्म कर रहे होंगे, उसी के हिसाब से आप अपने कंटेंट की, अपने जॉब की, अपने स्किल की एनालिसिस आप करते हैं। तो दिस इज, अगर आप कंक्लूजन के रूप में बात करें टास्क एनालिसिस की, तो टास्क एनालिसिस के अंतर्गत आपका सबसे पहले कक्षा कक्ष में जो आप टास्क एनालिसिस करते हैं कंटेंट से संबंधित, तो आपको यह पता होना चाहिए कि विद्यार्थी का एंटरिंग बिहेवियर क्या है, अर्थात प्रविष्ट व्यवहार क्या है, प्रविष्ट व्यवहार किस प्रकार का है, और विद्यार्थी की उपलब्धि क्या है, कहां तक विद्यार्थी जानते हैं। यदि वो पहले से कोई चीज जानते हैं, वो चीज भी आप कक्षा कक्ष में प्रस्तुत करेंगे तो उनके लिए यूजलेस है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि उनका प्रविष्ट व्यवहार क्या है, किस व्यवहार को लेकर के कक्षा कक्ष में वो प्रवेश कर रहे हैं। जब आप कंटेंट डिलीवर कर लेंगे तो उसका टर्मिनल बिहेवियर क्या होगा, अंत व्यवहार क्या होगा, क्या चीजें वो सीख जाएंगे, और फिर आप कह सकते हैं कि उसके जो अचीवमेंट की लिमिटेशंस क्या है, जिन चीजों को आप उनको बताना चाहते हैं उसमें कौन कौन सी ऐसी सीमाएं हैं जिसको टर्मिनल बिहेवियर को ले आने में आपको समस्याएं पैदा करेगा। तो ये सारी चीजें टास्क एनालिसिस के अंतर्गत आप कह सकते हैं नॉलेज और एंटरिंग बिहेवियर अचीवमेंट से संबंधित हो सकता है। दूसरा है, जब टास्क एनालिसिस करते हैं तो आप उसके लर्निंग एक्सपीरियंसेस को निर्धारित करते हैं कि अधिगम अनुभव क्या होंगे, इस कंटेंट के आधार पर विद्यार्थियों को क्या अधिगम अनुभव होगा। तो वो अधिगम अनुभव दो प्रकार के हो सकते हैं। एक जो पाठ्यचर्या से रिलेटेड होगा, जो पाठ्यचर्या, जो कंटेंट आप कक्षा कक्ष में प्रस्तुत कर रहे होंगे, उससे संबंधित विद्यार्थी क्या अधिगम अनुभव करेगा, और जिस कक्षा कक्ष में विद्यार्थी रह रहा है, जो उसके अपने पीयर ग्रुप्स हैं, जो उनके सहपाठी हैं, उन सहपाठियों से उसको किस प्रकार के अनुभव प्राप्त होंगे, इन चीजों का निर्धारण करना भी टास्क एनालिसिस के अंतर्गत सम्मिलित है। तीसरी बात आप कह सकते हैं कि जो अधिगम अनुभव आप उनको कराना चाहते हैं, चाहे वो करिकुलम के माध्यम से हो या फिर वह
उनके सहपाठियों के माध्यम से हो। आप उस अधिगम अनुभवों को प्राप्त कराने के लिए, उनको उनको उपलब्ध कराने के लिए कुछ विधियों को आपको डिसाइड करना पड़ेगा, कुछ विधियों को आपको निर्धारित करना पड़ेगा। उस विधियों के आधार पर या उस तकनीक के आधार पर आप वो अधिगम अनुभव उनको उनको कराएंगे। और ये हो सकता है टीचर सेंटर्ड, जब वह करिकुलम की कंटेंट में बात कर रहा होगा तो वह शिक्षक केंद्रित होगा, और जब पीयर ग्रुप के साथ किसी प्रकार के लर्निंग एक्सपीरियंसेस हो रहे होंगे तो उस स्थिति में वह स्टूडेंट सेंटर्ड होगा, अर्थात विद्यार्थी केंद्रित होगा। तो विधियां दो प्रकार की हो सकती हैं, टीचर सेंटर्ड भी हो सकती हैं और स्टूडेंट सेंटर्ड भी हो सकती हैं। लास्ट में आप कह सकते हैं कि प्लानिंग ऑफ सुटेबल टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें तब तक विफल हैं जब तक आपके अधिगम के वातावरण आप सही नहीं बनाएंगे। यदि आपके अधिगम का वातावरण उचित होगा, जिसमें विद्यार्थी अभिप्रेरित होंगे उन चीजों को सीखने के लिए, तो उस स्थिति में आप उनके लर्निंग एक्सपीरियंसेस अच्छे करा सकते हैं और जिन विधियों का आपने चुनाव किया है उन विधियों को अच्छे से आप संचालित भी कर सकते हैं। तो जो अधिगम का वातावरण होगा उसके लिए कुछ फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, जो फिजिकल फैक्टर्स उस लर्निंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं। फिजिकल फैक्टर्स के अंतर्गत वहां की प्रकाश की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था या हवा की व्यवस्था, समुचित बैठने की व्यवस्था, कंफर्टेबल रूम हो, क्लासरूम हो, ये सारी चीजें फिजिकल फैक्टर्स के अंतर्गत आते हैं। वहां का सोशल फैक्टर भी है कि आपकी क्लासरूम का इन्वायरमेंट किस प्रकार का है, आपके जो पीयर ग्रुप हैं वो किस प्रकार की भाव विचार रखते हैं एक दूसरे के प्रति, या शिक्षक का विद्यार्थियों के प्रति, विद्यार्थियों का शिक्षक के प्रति किस प्रकार का व्यवहार है। ये भी क्लासरूम के इन्वायरमेंट को बहुत तरीके से प्रभावित करता है। और विद्यार्थी का स्वयं अपना साइकोलॉजिकल जो फैक्टर है, एक विद्यार्थी किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक कारकों के साथ क्लास में प्रविष्ट कर रहा है, उसका अपना स्वयं का वातावरण, उसका अपना मनोवैज्ञानिक जो कारक है वह भी आपके लर्निंग एक्सपीरियंसेस और विधियों को प्रभावित करते हैं। तो टास्क एनालिसिस के अंतर्गत आप इन 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं में इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि नॉलेज ऑफ एंटरिंग बिहेवियर एंड अचीवमेंट, determination of learning experiences, determination of methods and techniques, and planning of suitable teaching learning environment। अर्थात विद्यार्थियों का उपलब्धि और उनकी प्रविष्ट व्यवहार का ज्ञान, अधिगम अनुभवों का निर्धारण, विधियों और तकनीकों का निर्धारण तथा अधिगम वातावरण के लिए उचित योजना, इन सारी चीजों के आधार पर आप अपने टास्क एनालिसिस को परफॉर्म करके, अपने कार्य को विश्लेषित करके आप अच्छे से अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। These are the some references from which you can get more information regarding this topic। आप इनके थ्रू जा सकते हैं और इससे संबंधित और भी बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। एक ओवरव्यू टास्क एनालिसिस की हमने आपके समक्ष रखा है। थैंक यू। अब यदि इस प्रेजेंटेशन से संबंधित आप लोगों की किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो, तो हम लोग यहाँ पर उसकी बात कर सकते हैं। बताइए, किसी का कोई समस्या या कोई प्रश्न इस टॉपिक से रिलेटेड, कोई कुछ पूछना चाहता हो? नहीं? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? ठीक है, ठीक है, फिर हम लोग कल संभवतः जो आपका बचा हुआ टॉपिक है उस टॉपिक पे बात करेंगे। एक ही टॉपिक आपका बचता है अब।